देखिए लास्ट टाइम भी बताया था, मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए कोई भी एक्सटर्नल फील्ड है उसमें अगर मैं मैग्नेटिक मटेरियल को रखूं तो हर एक मैग्नेटिक मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो मैंने क्या देखा कि अगर एक एक्सटर्नल फील्ड है आपकी, वहां पे आपने क्या रखा, डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा। तो जब डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा तो मान लीजिए एक्सटर्नल फील्ड आपकी कितनी है, 2 टेस्ला है। और जब आपने डायमैग्नेटिक फील्ड रखा तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी है, 1.6 टेस्ला। तो जो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी उससे कम है, इसका मतलब जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कम आ रही है। ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं सब। उसके बाद अभी मैं थियरी बता रहा हूँ इसके पीछे क्या था। उसके बाद जब आपने देखा कि किसी और मटेरियल को रखा जिसमें आपकी जो वैल्यू आ रही थी वो 2 से थोड़ी सी ज़्यादा आ रही थी, मैंने मान लिया कि 2.2 टेस्ला आ रही है, तो इस मटेरियल को आपने क्या नाम दे दिया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद एक और मैग्नेटिक मटेरियल रखा जिसमें आपकी जो वैल्यू आ रही थी वो मान लीजिए 3.8 टेस्ला आ रही थी, और एक्सटर्नल फील्ड कितना था आपका, 2 टेस्ला। तो जो एक्सटर्नल फील्ड है उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये तो जो थर्ड मटेरियल रखा था आपने वो कैसे मटेरियल है आपका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। तो पहले एक्सपेरिमेंट के हिसाब से चीज़ों को समझिए, क्या है पैरा का मतलब क्या होता है, डाया का मतलब क्या होता है, और आपका फेरो का मतलब क्या होता है। अगर मैं डाया को रखूँ तो उसके अंदर जो एक्सटर्नल फील्ड जो वैल्यू होगी वो एक्सटर्नल फील्ड से कम होगी। पैरा को रखूंगा तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, फेरो को रखूंगा तो उससे बहुत ज़्यादा होगी। ठीक। अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो लॉजिकली सोचिए, जैसे कि मैंने कहा कि एक जब मटेरियल को मैं रख रहा हूँ, जब मैं मटेरियल को रखता हूँ तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। यही हो रहा है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या क्या रखा, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को रखा तो उसके अंदर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। अब वो मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्सटर्नल से कम है तो डाया, ज्यादा है तो पैरा, उससे बहुत ज्यादा है तो फेरो। अब इसको समझाने के लिए दूसरे एक मैकेनिक्स से इन सब चीजों को मैं जोड़ रहा हूँ ताकि चीजें जल्दी समझ में आ जाए। मैंने कहा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा कि एक ऐसा फोर्स है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा है। मैं फोर्स अप्लाई करूं तभी तो चेंजेस सारे मैग्नेटिक मटेरियल में, नहीं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होगी। ठीक है, 1 मिनट। तो आपने कहा कि एक ऐसा फोर्स है जिसके कारण क्या हो रहा है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आपका मैग्नेटाइज हो रहा है। तो सिंपल, मैंने कहा कि एक फोर्स है जिसके कारण एक फील्ड जनरेट हुई। तो लॉजिकली सोचिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो कई सारे थ्योरी के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ये एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, बी नॉट, जब बी एक्सटर्नल, और इसके अंदर मैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखता हूँ। तो मैंने कहा कि एक ऐसा फोर्स है जिसके कारण एक्सटर्नल फील्ड जनरेट हुआ, और उस एक्सटर्नल फील्ड के कारण क्या हो रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है या डिमैग्नेटाइज हो रही है, वो अलग फंडा है। लेकिन मैंने कहा कि एक ऐसा फोर्स है जिसके कारण क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हो रहा है। ठीक है, जो बी नॉट है, बी नॉट आपका क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अब बी नॉट आपका जनरेट हुआ तो उसके लिए डिफाइन किया गया जो एच, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी।
इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब सिंबल आपका क्या है, कैपिटल एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और ये होता है आपका H इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। जो बी है जो बी है मैग्नेटिक फील्ड, आपको मीडियम पे डिपेंड करता है। सेम मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड हर एक मीडियम में अलग अलग होगा। ठीक है। जो बी है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या होता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या होता है, रिलेटिव सॉरी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। मतलब कि ये भी क्या है, सिंपल, नीचे क्या है आपका मीडियम। मीडियम अगर एयर है तो म्यू नॉट होगा। एयर के लिए म्यू नॉट डिनोट करते हैं हम लोग, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे आपने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड है वेरीज विथ मीडियम, मीडियम के साथ साथ ये भी आपका चेंज हो रहा है, और ये तो मीडियम है ही। एयर के लिए मीडियम हम म्यू नॉट ले रहे हैं हम लोग। ठीक है। इसके अलावा कोई और मीडियम होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं, म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी, इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा कि जो बी है ये क्या हो रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, और जो म्यू नॉट है ये भी नीचे मीडियम ही है। तो मतलब कि ऐसे कुछ पैरामीटर्स थे जो कि मीडियम पे डिपेंड कर रहे थे। बी आपका मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। अगर डाया है तो बी की वैल्यू कुछ और होगी, पैरा है तो बी की वैल्यू कुछ और होगी, अगर फेरो है तो बी की वैल्यू कुछ और होगी, क्योंकि हर एक मटेरियल में बी की वैल्यू अलग अलग आ रही थी। ठीक। तो आपने कहा कि मैंने एक ऐसे नए टर्म को इंट्रोड्यूस किया जो कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, और उस नए टर्म को मैंने क्या नाम दिया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। क्लियर है? लिख लीजिए, ये पहला थियरी का पॉइंट, कि जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। म्यू इज द परमिबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, और म्यू इज इक्वल टू, अभी आगे भी डिफाइन करेंगे, सिंपल अभी लिखिए, म्यू इज द परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। नोट कीजिए। म्यू आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है। मान लीजिए ये आपका एक्सटर्नल फील्ड है बी नॉट, और यहाँ पे आपने कोई मैग्नेटिक मटेरियल लगा, और जब मैग्नेटिक मटेरियल लगते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि याद कीजिए
जब हम लोग इंडक्शन पढ़ा था हम लोगों ने चार्ज, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो अगर न्यूट्रल कंडक्टर को रखो तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस चार्ज आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में नेगेटिव। किया था ना, कंडक्टर प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे मैंने कहा कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैंने किसी मटेरियल को रखा। जब मटेरियल को रखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड पोल जनरेट हो जाता है, ठीक है। पोल इंड्यूस हो जाते हैं, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल, और यहाँ पे आपका साउथ। तो जैसे ही अगर मैं किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में मैग्नेटिक मटेरियल को रखूंगा तो उसमें क्या हो जाते हैं, पोल जनरेट हो जाते हैं, ठीक। फर्स्ट पॉइंट। अब जब पोल जनरेट हो गए तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये कैसा बिहेव करे, एक बार मैग्नेट की तरह। अगर बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू एल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था आपका, डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे क्यू की जगह क्या है, एम इंटू एल, वेयर एम इज द पोल स्ट्रेंथ। याद आ रहा है। और यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो आपने क्या कहा कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें मैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखूं तो उसमें पार्शियली पोल्स जनरेट हो जाते हैं। और इससे पार्शियली पोल जनरेशन के कारण क्या इंड्यूस हो जाता है, आपका मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो गया, यहाँ पे आपने क्या डिफाइन किया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। लॉजिक ही नहीं सुनिए। यहाँ पे आपने कहा कि एक फोर्स लगाया जिसके कारण बी एक्सटर्नल आया, ठीक है। और जो बी एक्सटर्नल है वो क्या है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो आपने क्या कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो किसी के कारण प्रोड्यूस हुआ, जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। और तो मैंने उसको कहा कि एक ऐसी ताकत है जिसके कारण क्या वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, वो उस ताकत को मैंने क्या नाम दिया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, कैपिटल एच, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो आपने कहा कि एक ऐसी ताकत लगाई जिसके कारण क्या वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने किसी भी अगले मटेरियल को रख दिया तो उसमें पार्शियली पोल्स जनरेट हो जाते हैं। पार्शियली पोल जनरेट होने के कारण इसका खुद का मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाता है, ठीक। आपने यहाँ पे अब भूल जाइए सभी चीज़ों को, आपने कहा कि एक बार मैग्नेट आ गया, भूल जाइए कि इसको एक्सटर्नल फील्ड में आपने रखा था। सिर्फ और सिर्फ इसको देखिए, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल था, अगर मैं इस मैग्नेटिक मटेरियल को देखूं तो इस मैग्नेटिक मटेरियल का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, खुद का। ये ना, ये तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपने कहा कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें पार्शियली पोल्स जनरेट हो गए हैं, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये बार मैग्नेट खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो अभी मैंने कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसी ताकत के कारण आती है। मैंने कोई ताकत लगाई जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आई। तो मैंने कहा कि आपने कोई और ताकत लगाई जिसके कारण इस मटेरियल की खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। ये जो मैग्नेटिक फील्ड खुद की प्रोड्यूस हो रही किसी ताकत के कारण हो रही है, उस ताकत को यहाँ पे आपने नाम दिया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आ रहा समझ में, ठीक। तो यहाँ पे आपने कहा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इसको डिफाइन करते हैं, आई इज इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू एल, वॉल्यूम। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन करते हैं पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। नोट कीजिए, इसकी जो थ्योरी जो समझाई है मैंने उसको लिखिए, उसके फिर थ्योरी पे आते हैं जो न्यूमेरिकल पूछे जाए कॉन्सेप्ट।
2 मिनट वेट कीजिएगा। आपका क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर आपको पता ही है कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है अर्जुन? वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। अब मान लीजिए कि आपका ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये एक्सटर्नल फील्ड है बी नॉट, और यहाँ पे आपने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखूंगा तो इसमें क्या होगा कि पार्शियली इंड्यूस चार्ज होगा, इंड्यूस्ड फील्ड होगी, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होगा, और इसके कारण क्या होगा, इसके खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने कहा कि इसके अंदर पार्शियली मैग्नेटिक फील्ड आ गया, उसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब यहाँ पे अगर मैं बी इंड्यूस्ड की बात करूँ, पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे रखा हुआ था, तो इस पे जब आपने आयरन पीस को लेके गया तो ये किसी भी आयरन पीस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। इसका मतलब जब ये ऐसे रखा हुआ तो इस पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है नहीं इसकी खुद की। लेकिन जब आपने देखा कि इस मटेरियल को अगर आपने किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। ठीक है, और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा तो इसका मतलब इसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगी होगी। तो आपने कहा कि इसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और नॉर्थ पोल साउथ पोल आपका बना हुआ है। तो आपने ये कर दिया। अब यहाँ पे एक पार्ट ये खुद सोच के बताइएगा कि मैंने ये एग्जांपल ही लिया है किसका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल है। अभी आप लोग क्या लिख रहे थे, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, है ना? अभी आपने ये लिखा था बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। ये किसके लिए था, जब एक्सटर्नल फील्ड आपकी आ रही थी। और एच क्या था, एच वो ताकत है जिसके कारण फील्ड जनरेट हो रही है। ठीक, इसी को कंपेयर करते हुए अगर मैं इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, म्यू नॉट इंटू आई। एच वो ताकत थी जिसके कारण बी नॉट आया, आई वो ताकत है जिसके कारण फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की खुद की मैग्नेटिक फील्ड आई, है ना? अभी वही तो डिफाइन कर रहे थे। तो आपने क्या लिखा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, लेकिन ये बी क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट इंटू आई। अब लॉजिकली सोचिए, अगर मैं इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर देख रहा हूँ, अंदर देखिए, इसके अंदर वाले पार्ट को एनालिसिस करते हैं अगर हम लोग ध्यान से, तो यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो है ही, एक्सटर्नल वाली मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल वाली मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक, और जो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या मैं उसको ये लिख सकता हूँ, बी नेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल वाली मैग्नेटिक फील्ड और इसके अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड यही होगी। अब जो एक्सटर्नल वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो तो होती है म्यू नॉट इंटू एच, और जो इसकी खुद वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट इंटू आई है। तो यहाँ पे आपने म्यू नॉट को कॉमन ले लिया तो बचा एच प्लस आई, ये बी नेट है। अब इसको आप क्या कीजिए, म्यू से पूरे को डिवाइड कर दीजिए, सॉरी एच से। बी इज इक्वल टू क्या आया, म्यू नॉट एच प्लस आई, इसको डिवाइड कर दीजिए एच से। अगर मैं इसको एच से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, बी डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 + I/H। याद कीजिए जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, और मैंने कहा था कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को लेकर आता हूँ तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपकी के फैक्टर से डिक्रीज हो जाती है, और उस के फैक्टर को नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद है? तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड वो क्या था, बी था। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो उसके कारण क्या हो रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी डिक्रीज हो जा रही है। जैसे वहां पे हो रहा था, सेम चीज ऐसी है यहाँ पे भी। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जा रहा था किसी और मीडियम में, वैसे यहाँ पे अगर मैं एयर के अलावा कोई और मीडियम लेकर आता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ रहा है। अब वो डिपेंड करेगा कि वो वेरिएशन कैसा होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा। ठीक है, कम होगा तो उसको डाया मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे, बहुत ज्यादा होगा तो उसको फेरो कहेंगे, थोड़ा सा ज्यादा होगा तो उसको पैरा कहेंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि जो बी अपॉन एच है, बी अपॉन एच क्या होता है? म्यू। म्यू। अभी लिखा था ना, बी अपॉन एच आपका क्या होता है, म्यू। तो आपने इसको लिखा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, और आई अपॉन एच को आपने एक नया नाम दिया जाइए, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है? तो म्यू 1 + I m। तो यहाँ पे म्यू को अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू आपको याद है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 + I m। तो यहाँ पे म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू 1 + I m। इसको याद रखना है। क्लियर है? यस। ठीक है, तो एक चीज लिख लीजिए। अभी तो मैंने ऐसे सिंपल बताया, जो जितना मेरे को जानना चाहिए उतना मैंने बता दिया। एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि हम लोग ये कैसे प्रूव करें कि डाया में मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है एक्सटर्नल में रखने से, पैरों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, पैरों में थोड़ी सी इंक्रीज होती है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, जब हम लोगों का सिलेबस बाइंड अप होगा तो एक बार याद दिला दीजिएगा, बता दूंगा। अभी बेकार में 15-20 मिनट जाएगा, एक बार लिख लीजिए सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है, क्यों डाया में कम होता है, क्यों पैरा में इंक्रीज होता है। और ये चीज़ आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन प्रूफ यहाँ पे मिलता है फिजिक्स में। हम्म। और जो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, थियरी के क्वेश्चन आती हैं, अगर आएगा तो थियरी का क्वेश्चन यहीं से आएगा डायरेक्ट, तो सभी चीज़ों को रट जाइएगा जैसे बता रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं पैरामैग्नेटिज्म की। मैंने कहा कि कोई मटेरियल है जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ पे हम लोग पैरामैग्नेटिज्म को डिफाइन कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल था। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बारे में, मैं कहता हूँ कि जो भी आपका मटेरियल है उसमें कई सारे चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं। एटम न्यूक्लियाई है ना, एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं। तो मैं कहता हूँ कि जितने भी यूनिवर्स में मटेरियल हैं उस सभी में क्या है, आपके डाइपोल्स हैं। वैसे मैं बात करता हूँ कि अगर मेरे को मैग्नेटिक मटेरियल के हिसाब से बात करना है, तो मैं कहूँगा कि जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उन सबके पास क्या है, इंडिविजुअल मैग्नेटिक डाइपोल्स। मैग्नेटिक मटेरियल इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल से मिलकर बना हुआ है। ठीक, अब हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक एक्सटर्नल फील्ड है वो राइट डायरेक्शन। ठीक, राइट डायरेक्शन में आपकी एक्सटर्नल फील्ड है। अगर राइट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड है, तो हाँ, एक्सटर्नल फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में, तो डाइपोल किस डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करता है, राइट डायरेक्शन में कि लेफ्ट डायरेक्शन? राइट। राइट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल भी अलाइन होने की कोशिश करता है। उसी तरीके से जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन होने की कोशिश करता है। ठीक, तो आपने कहा कि दुनिया में जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल हैं वो कई मैग्नेटिक मटेरियल आपके क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल से मिलके बने हुए हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल है, तो आपने कहा कि ये मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, ये कोई मटेरियल है जिसके में कई सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन होना है। मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूँ, सब एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे नॉर्थ बन रहा है, यहाँ पे साउथ बन रहा है, और इसके खुद की एक्सटर्नल फील्ड ऐसी है, ऐसी होगा ना, यहाँ से निकल रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा।
ठीक। तो ये मैंने कहा कि आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और उसमें क्या है, सभी के सभी डाइपोल्स आपके क्या है, एक डायरेक्शन में अलाइंड हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। अब मैं ये कहूँ कि अगर टेम्परेचर को, अब एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद थ्योरी दी गई। ठीक है। एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि यहाँ पे क्या थे, सभी के सभी डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइंड थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ। जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो इस मैग्नेटिक डाइपोल की डी अलाइनमेंट की पॉसिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। मतलब कि जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो डी अलाइंड होने की कोशिश कर रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो डी अलाइंड होने की कोशिश करेंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, अगर डी अलाइंड हो रहे हैं इसके मैग्नेटिक डाइपोल्स से। अभी खुद ही सोचिए कि अभी क्या है, शुरुआत में 10 लोग एक ही डायरेक्शन में ताकत लगा रहे हैं। अब डी अलाइंड हुए, इसका मतलब कि 2 लोग उल्टे डायरेक्शन में ताकत लगाने लगे, 8 लोग एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब नेट फोर्स आपका इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज। डिक्रीज। तो उसी तरीके से जब यहाँ पे मैंने क्या कहा है एक्सपेरिमेंट में, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज, अर्जुन नींद आ रहा है? हम्म? अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, डी अलाइंड होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होगी, जिसके कारण जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, जिसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, मैग्नेटिक मटेरियल के लिए डिफाइन कर रहे हैं। और मैग्नेटिक मटेरियल के हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको अपनी वर्डिंग में लिख लीजिए। क्या क्या, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक डाइपोल्स आपके डी अलाइंड होंगे, और जिसके कारण क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना बढ़ाऊंगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतना ही डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे आपने कहा कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, ये वाला पॉइंट कौन समझा सकता है मेरे को, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच? सर एच का मतलब वो जो सोर्स है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ, मतलब डाइपोल ज्यादा होगा। हम्म। मैंने सिंपल कहा कि एच वो ताकत है जिसके कारण बी नॉट आया, और बी नॉट के अंदर मैंने किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखा जिसके कारण क्या हुआ, उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड आई। और वो मैग्नेटिक फील्ड जिसके कारण आई, उस ताकत को मैंने एक नया नाम दिया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो तो एच पे डिपेंड करेगा ना। जितनी ज्यादा ताकत लगाऊंगा उतनी ज्यादा बी नॉट होगा, जितना ज्यादा बी नॉट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतनी ज्यादा होगी। तो इनडायरेक्टली जो आई है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। यहाँ पे आपने क्या लिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया और कहा कि आई इज इक्वल टू सी एच डिवाइडेड बाई टी, और सी को क्या कहते हैं, क्यूरी कांस्टेंट। अब अगर जितना ज्यादा डी अलाइंड हो रहा है, मतलब कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है। ठीक है। तो हमें देखिए, जो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डाया मैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता।
Diamagnetic material is independent of temperature and paramagnetic material depends on the temperature. और ये जो क्यूरी कांस्टेंट है ये किसके लिए डिफाइन है? ये इसको कहते हैं क्यूरी लॉ। ये जो आपने लिखा है ये क्यूरी लॉ है। और क्यूरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ठीक है। सर फेरो भी इंडिपेंडेंट होता है? अभी आ रहे हैं हर एक मटेरियल पे भी डिस्कस करेंगे। डाया इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या कहा कि जो आई है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर आई टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो क्या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी चेंज होगी टेम्परेचर को चेंज करने से? क्योंकि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अभी आपने डिफाइन किया था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू आई अपॉन एच। आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये कितना हो जाएगा? सी अपॉन टी। इसका मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको भी याद रखिएगा थियोरी के क्वेश्चन के लिए कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। अब हम लोग डिफाइन करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे आपको पता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में कई सारे आपके क्या हैं? डाइपोल्स हैं। अगर सभी के सभी डाइपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि उससे खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रही है। ठीक। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या था कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी, जैसे कि मैंने कहा कि एक्सटर्नल फील्ड आपकी 2 टेस्ला है, लेकिन जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को वहां पे रखा तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी वो 3.6 टेस्ला आ रही थी। तो एक्सटर्नल फील्ड से काफी ज्यादा आ रही थी। तो इसके पीछे फिर अब इसकी डेफिनेशन दी गई कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा उसमें ऐसा ज्यादा क्यों आ रहा है। ठीक है। सिर्फ लॉजिक है। ठीक। उसको लॉजिक को फुलफिल करने की थ्योरी दे दी गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने कहा कि जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कई सारे डोमेन होंगे। कई सारे डोमेन होंगे और एक डोमेन में जो आपके डाइपोल्स होंगे वो एक डायरेक्शन में अलाइंड होंगे। इसको कहते हैं डोमेन। किसी भी डोमेन में जो आपके डाइपोल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है। आप खुद इमेजिन कीजिए अगर जो एक्सटर्नल फील्ड है वो राइट डायरेक्शन में है। अगर एक्सटर्नल फील्ड राइट डायरेक्शन में है और इस जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है कई सारे डोमेन में डिवाइड किया हुआ है। और मैंने कहा कि जैसी राइट डायरेक्शन में अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो सभी के सभी डोमेन में जो आपके डाइपोल्स हैं वो सब राइट डायरेक्शन में अलाइंड हो गए। सब एक साथ अलाइंड होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत जल्दी इंक्रीज होगी ना। मान लीजिए सब इधर उधर होते। इमेजिन कीजिए अगर सबके सब इधर उधर होते, कोई इधर होता है, कोई इधर होता है, कोई ऐसे होता है, कोई ऐसे होता है, ऐसे होता है, कोई ऐसे होता है, ऐसे होता है। अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड लगाता तो एक एक करके सब अलाइन होने की कोशिश करते। एक एक करके सब अलाइन होने की कोशिश करते तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल से थोड़ी सी इंक्रीज होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती है ना। अब यहाँ पे दूसरे वाले में लॉजिकली सोचिए, मान लीजिए इसको कई सारे डोमेन में आपने डिवाइड करके रखा और एक डोमेन में कितने हैं? 1000 डाइपोल्स हैं। और ऐसे कितने डोमेन है? 1 2 3 4। अगर एक डोमेन वाले डाइपोल्स एक तरफ को अलाइंड हो रहे मतलब कि 1000 एक साथ अलाइंड हो रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे करके जो डोमेन वाले हैं सब एक साथ अलाइंड हो गए इस डायरेक्शन में तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो एक्सटर्नल वाले से बहुत ज्यादा होगी ना। ठीक है। सिर्फ लॉजिक है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ही सिर्फ और सिर्फ डोमेन को डिफाइन किया जाता है। डाया में और पैरा में डिफाइन नहीं करते हैं। डाया और पैरा में कहते हैं कि सब यहाँ से वहाँ आपके डी अलाइन पड़े हुए हैं और जब एक्सटर्नल को रखा तो सब आपके अलाइन होने की कोशिश होने लगे। तो इसी के कारण क्या होता है जब डोमेन में आपका है तो यहाँ पे जो बी नेट आता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल वाले से ज़्यादा आता है क्योंकि डोमेन में आपके सभी के सभी डाइपोल्स हैं। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो टेम्परेचर को इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है? आपकी हीट इंक्रीज हो रही है। हीट आपकी इंक्रीज होगी तो इसके कारण क्या होगा कि एक ऐसा टाइम आ सकता है जिससे में आपके डोमेन ब्रेक हो जाए।
ठीक है। और डोमेन ब्रेक हो गए तो इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा। पैरामीटर। ये डोमेन आपका सिर्फ और सिर्फ फेरो के लिए डिफाइन किया जाता है। तो आपने क्या कहा कि अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करूँ, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, हीट इंक्रीज होगा, हीट इंक्रीज होने से क्या होगा, डोमेन आपके ब्रेक हो जाएंगे। और जैसे ही डोमेन ब्रेक हो गया तो आपका क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा उसको हम लोग कहते हैं क्यूरी क्यूरी टेम्परेचर। या क्यूरी पॉइंट। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं क्यूरी विस लॉ। क्यूरी विस लॉ। क्यूरी विस लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई टी माइनस टी सी। और ये क्या है आपका क्यूरी टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। मैं आज ही आप लोगों को एक पेज प्रोवाइड कर दूंगा, जितनी चीजें बताई हैं वो एक सिंपल एक कई सारे पॉइंट्स में लिखा हुआ, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। थ्योरी आएगी तो उसी एक सिंगल पेज से आ जाएगी। अब ऐसे लगभग सभी पॉइंट्स को कवर कर ही दिया। क्लियर है। चलिए यस। अब नेक्स्ट आपका है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कल की क्लास में। अच्छा आप लोगों का ये फिजिक्स केमिस्ट्री हो चुका है क्या? सर अभी थोड़ा सा बचा है। तो